हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 का केमिस्ट्री का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट कोड 118, फुल मार्क्स 50 और समय 1.5 घंटा। अब इसमें आप लोग को हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का सारा 100% ऑथेंटिक आंसर। तो पहला है वह विलयन जिसमें एक ही तापमान एवं दाब पर और विलय नहीं घुल सकता है, क्या कहलाता है? तो हो जाएगा संतृप्त घोल। और ज़्यादा से ज़्यादा घुलेगा और ज़्यादा घुल सकेगा तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब दिमाग में एकदम रखना है। कई घटकों से बने घोल के लिए जिसमें प्रत्येक घटक का गुण उसके व्यक्तिगत गुणों का भारित योग है, क्या कहलाता है? तो आदर्श घोल। आदर्श घोल का और भी डेफिनेशन तरह से जानते हैं कि वह घोल जो कि राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है आदर्श घोल कहलाता है। अब है आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। एक उचित घोल है, तो पानी में नमक का घोल क्या है? एक उचित घोल है। और आप लोग जानते होंगे पानी में चीनी का घोल भी क्या है? एक उचित घोल है। स्याही जो है एक कोलाइडी विलयन है, ब्लड भी एक कोलाइडी विलयन है, स्टार्च का घोल भी एक कोलाइडी विलयन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है, तो आंसर हो जाएगा पीतल। और तांबा एवं अगर टीन रहता तो इसका आंसर हो जाता कांस्य, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग अगर पॉइंट जानेंगे इसका दिमाग सोल्डर का क्या होता है आप कमेंट करके मुझे बताइए। जर्मन सिल्वर का क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अंदर में कौन सा अवयव होता है? मोललता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे छूट गया गलती से, आप लोग दिमाग में ऐसा टिक कर लीजिए। अभी वीडियो बना रहे हैं तो इसमें हम टिक नहीं कर भूल गए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मॉल एम। और इसका ऑप्शन नंबर ए जो होता एम, ये मोलरता होता, मोलरता के लिए। स्मॉल एम जो होता है वो विलय के मोल के लिए यूज होता है, ठीक है। जब विलय की सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर हो जाती है तो उस विलयन को कहा जाता है? तो संतृप्त विलयन, ऑप्शन नंबर बी का जाता है। तनु विलयन क्या होता है? जब विलय की मात्रा बहुत कम होती है तो तनु विलयन कहते हैं। और असंतृप्त, अति संतृप्त का आप मुझे कमेंट करके बताइए अति संतृप्त विलयन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7। किसी तरल में गैस की घुलनशीलता बढ़ते तापमान के साथ क्या हो जाता है? घट जाता है। और दाब बढ़ने पर बढ़ता है और दाब के घटने से आपका घटता है और तापमान के घटने से और ये बढ़ जाता है। तो दिमाग में रखिएगा उल्टा और सीधा, ये नहीं कि आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा। उस विकल्प जो अधिक ऊंचाई पर चढ़ने सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होने का वर्णन करता क्या होता है? वायुमंडलीय दाब में सापेक्ष कमी, यानी वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है। पानी की वह विशेषता जो विलाय के रूप में इसके अद्वितीय गुणों के कारण बनती है, क्या होता है? पोलर के गुणों के कारण होता है इसका, ठीक है। पोलर, ध्रुवीय, फ्लेक्सिबल, ससंजक और ये लो विस्कोसिटी इसका नहीं होता है। एक बंद प्रणाली में अवाष्पशील विलय वाला विलयन का वाष्प दाब सीधे रूप में किसके अनुरूप बदलता है? तो विलाय का मोल अंश। आप लोग जानते होंगे कि विलयन का वाष्प दाब जो बराबर होता है विलाय का मोल अंश इंटू क्या हो जाता है? शुद्ध विलाय के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विलाय का मोल अंश। हर एक चीज अगर आप जानते हैं अच्छे से तो आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। वह विकल्प जो अनुसंख्यक गुण नहीं है, तो अनुसंख्यक गुण जो है 4 तरह का होता है। परासरण दाब, वाष्प दाब का कम होना जिसको रिलेटिव लॉरिंग और वेपर प्रेशर कहते हैं, सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, और एक होता है क्वथनांक में उन्नयन, लेकिन यहाँ दे दिया है मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये कांस्टेंट होता है इसलिए इसका यहाँ पे नहीं होगा, अनुसंख्यक गुणधर्म ये नहीं होगा। यदि विलय न तो संगुणन और न ही विघटन से गुजरता है तो इसका वैंट ऑफ गुणक कितना होता है? तो 1 होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी संगुणन होगा तो उसका वैल्यू 1 से कम होगा और विघटन होगा तो 1 से ज़्यादा होगा। उस इकाई का नाम बताएं जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है, तो पीपीएम। जल का प्रदूषण ये सब चीज़ जितना है, वायु का प्रदूषण ये सब पीपीएम में मापा जाता है। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। किसी दिए गए तापमान पर समान परासरणी दाब वाले 2 घोल का कहलाते हैं? आइसोटोनिक घोल। जब परासरणी दाब समान होता है तो आइसोटोनिक, ज़्यादा होता है तो हाइपरटोनिक और कम होता है तो हाइपोटोनिक। जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? तो जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का हिमांक कम हो जाता है, और जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक जब होगा तो बढ़ जाता है और जब आप हिमांक रहता है तो कम हो जाता है। बिजली के अच्छे संवाहक के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या है? तो नल एवं समुद्री जल दोनों। जबकि शुद्ध पानी में कोई भी ये कंडक्टर नहीं होता है, याद रखिए। संवाहक मतलब सुचालक, तो शुद्ध पानी सुचालक नहीं होता बल्कि कुचालक होता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से सजातीय विसर्जन के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। गंदे नाली का जल, ये जो होता है स्टार्च का घोल होता है, छाछ का घोल, ये सब जितना भी होता है ये आपका जो है कोलाइडी और निलंबन, ये सब चीज़ आप लोग सुने होंगे, उसका वो उदाहरण होता है। इसमें होता है नमक पानी का घोल या ग्लूकोज और पानी का घोल, या बहुत सारा और भी एग्जाम्पल है। यदि 200 मिलीलीटर घोल में 2 ग्राम NaOH मौजूद हो तो इसकी मोलरता कितनी होगी? तो 0.25। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 36 ग्राम पानी और 46 ग्राम ग्लिसरीन वाले घोल में ग्लिसरीन का मोल अंश कितना होगा? तो 0.20। इसको भी फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन भी लेके आएंगे। किसी विलयन घटक का आंशिक दाब सीधे उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं? तो ये होता है हेनरी का नियम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम क्या होता है? वाष्प दाब से रिलेटेड होता है, याद रखना है। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अलग चीज़ है, ओस्टवाल का तनुकरण नियम अलग है, आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय गुण का ठोस का गुण नहीं है? तो अनियमित त्रिआयामी विन्यास जो है ये क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस का गुण है। निम्नलिखित में कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार ठोस है? तो कांच। सुने हो, कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सब क्या है? गैर क्रिस्टलीय या अनाकार ठोस है। निम्नलिखित में कौन आणविक ठोस है? तो इसका आंसर हो जाएगा P4O10। NaCl जो होता है वो आप लोग पढ़े होंगे, आयनिक ठोस होता है। एल्युमिनियम धात्विक ठोस होता है। SiO2 सहसंयोजी ठोस होता है। तो P4O10 जो होता है वो आणविक ठोस होता है। सरल घन जालक में एक इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो एक होते हैं। सरल घन जब होता है एक होते हैं। एक मोनो एटॉमिक पदार्थ की FCC इकाई सेल में निहित परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद BCC संरचना की प्रति इकाई सेल में परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। क्रिस्टल तंत्र में कुल आकाशीय जालक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक होता है? तो ग्रेफाइट। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्रिस्टल तंत्र में जो मैक्सिमम जो होता है वो 14 होता है, जालक बन सकता है। सहसंयोजक ठोस, इसमें देखिए विद्युत का सुचालक होना ग्रेफाइट, हीरा कुचालक होता है, शुष्क बर्फ कुचालक होता है, और सल्फर भी कुचालक होते हैं। चूंकि सल्फर एक धातु है, धातु ज़्यादातर कुचालक ही है। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का सटीक उदाहरण क्या है? तो SiC। एल्यूमिनियम धात्विक ठोस होता है। NaF आयनिक ठोस होता है। शुष्क बर्फ आपका आणविक ठोस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सहसंयोजी ठोस SiC। और लास्ट 30 नंबर, क्रिस्टल जालक में आयोडीन अणु कैसे बंधे हुए हैं? तो वांडर वाल बल या लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, ये 3 तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के सब्जेक्टिव को भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। धन्यवाद।